हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से नया प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, जो कि साइट नंबर हमारा क्या है, 15 है। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर से जनरल साइंस के तीनों चीजें करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, और क्या करेंगे, हम बायो करने वाले हैं। तो फिजिक्स में हम अपना शुरुआत करेंगे। चलिए करें हम शुरू, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। चलिए, when two equal forces are acting on a body when two equal forces are acting on a body opposite in direction, और कैसी लग रही है वो, opposite in direction में, the net force acting on the body becomes। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रखा हुआ है जमीन पर, इससे इधर से भी एफ फोर्स, एफ नाम की फोर्स लग रही है, इधर से भी किस नाम की फोर्स लग रही है, एफ की, लेकिन दोनों का क्या है, सेम फोर्स है दोनों तरफ। तो क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर इधर भी मूव नहीं करेगा, यही बीच में ही रह जाएगा। तो इसका क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। क्या आएगा, हमारा जीरो। क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों की समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। कहने का मतलब ये लड़ाई हो गई आप लोगों की। अगर आपसे सामने वाला अगर कमजोर है तभी तो आप जीत पाएंगे, या फिर अगर आप कमजोर हो तो आप हार जाओगे। अगर दोनों की सेम वो है, कैपेसिटी है, तो फिर कोई जीतता कोई हारता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वही है, यहाँ पे भी फोर्स क्या रह जाए, हो जाएगी यहाँ पे भी, जो बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। यहाँ पे क्वेश्चन है रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन क्या होता है? देखो, एक एसिलेरेशन होता है। क्या होता है? एसिलेरेशन। एसिलेरेशन क्या होता है? जो पॉजिटिव क्या होता है, एसिलेरेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन जो रिटार्डेशन है, ये क्या होता है, पीछे की तरफ हो रहा है, रिटार्ड हो रही है कोई चीज। एसिलेरेट करने कहने का मतलब क्या है, आगे जा रही है। रिटार्ड कहने का मतलब क्या है, जो पीछे जा रही है, रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन है। तो वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव एसिलेरेशन होता है। क्या होता है वो, हमारा नेगेटिव एसिलेरेशन होता है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब हम इसको करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क इन स्पेस? स्पेस में क्या है, वर्क कर रहा है रॉकेट। रॉकेट को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो कौन से उस पे वो काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीड। देखो, जहां पे कंजर्वेशन वर्ड आ गया, कहने का मतलब वो चीज क्या रखनी है, वो बचा करके रखनी है। तो वहां पे वो किस चीज के बेसिस पे काम करता है, हमारे किस चीज के बेसिस पे काम कर रहा है, मोमेंटम का क्या करता है, वो वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो हमारा रॉकेट है वो इसका क्या है, बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ। किसके साथ? किसी कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, लगातार एक जैसी स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किसके साथ? एक जैसी है। क्लियर है? व्हाट विल बी इट्स एसिलेरेशन? एसिलेरेशन क्या होता है? सबसे पहली बात है, एसिलेरेशन हमारा क्या होता क्या है? एसिलेरेशन, एसिलेरेशन होता है हमारा चेंज इन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो एसिलेरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी उसकी चेंज होनी चाहिए, लगातार क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लगातार क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड के साथ है। तो क्या कोई एसिलेरेशन हमारा आएगा? कोई भी कैसा भी एसिलेरेशन नहीं आएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जीरो। नेगेटिव किसमें जाता है हमारा, आप लोगों को पता है किसमें जाता है, रिटार्डेशन में भी क्वेश्चन आया था। पॉजिटिव एसिलेरेशन हमारा होता ही है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वेरिएबल क्या ही है, चलो छोड़ो ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन? देखो, ये वाला क्वेश्चन कितनी ज्यादा बार आ गया, पिछले 3 सेट से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, और मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसके बीच में, पोजीशन टाइम रिलेशन के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा है? एस क्या बताता है हमारा, पोजीशन बताता है। एस क्या बताता है, पोजीशन। टी क्या बताता है हमारा, टाइम बताता है या नहीं। इन केस अगर ये यू अगर हमारा जीरो भी हो जाए, तब भी हमारा टी के साथ क्या आ जाएगा, रिलेशन निकल करके आ सकता है। तो ये वाली क्या है हमारी जो इक्वेशन है, वो किसका रिलेशन बताती है, पोजीशन टाइम। सीधा पोजीशन टाइम का आएगा क्वेश्चन, सीधा टिक लगेगा ये। अगर इसका आता है v इक्वल्स टू यू प्लस क्या है यहाँ पे 80 है। अगर किसका आ जाए वेलोसिटी टाइम का पूछ ले, तो सीधा ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन है, दो इक्वेशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, ए चले जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अब हम। An object moves at a constant speed with there is no acting or blank is acting on it। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके साथ, किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर सकता है,
कि इसमें किसी क्या ना लग रहा हो, क्या उस पर इम्पल्स ना लग रहा हो, या इनर्शिया, या फिर फोर्स, या प्रेशर। देखो, इम्पल्स, इनर्शिया और या फिर फोर्स, क्या आएगा आंसर। अगर कोई भी चीज है, अगर तब तक मैं उसमें फोर्स ना लगाऊं, धक्का ना लगाऊं किसी चीज में, फोर्स नहीं लगाऊंगी, तो क्या वो चीज चल पाएगी, क्या उसकी स्पीड बढ़ पाएगी। अगर मैं किसी चीज को हल्का सा मैं दे रही हूँ, कहते हैं फोर्स दे रही हूँ 5 न्यूटन का, मैं लगातार 5 न्यूटन का ही देने लग रही हूँ, तो क्या होगा, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड आएगी या नहीं आएगी, कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे ब्लैंक, हमारा क्या आएगा यहाँ पे, वो फोर्स होती है। क्या होती है, फोर्स। अगर वो लगातार सेम है तो हमारी स्पीड भी क्या रहेगी, लगातार सेम रहेगी। क्लियर है आप लोगों को। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब हम किसी चीज को खिसकाते हैं या फिर इधर उधर कर रहे होते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। एक होता है कि जैसे रिक्शा वाला है, वो रिक्शे वाला सेम फोर्स के साथ लगा करके चल रहा है। अगर उसके रिक्शे में अगर कोई पतला आदमी है, एक पैडल मारेगा, उसको पता है कि इतने से काम चल जाएगा मेरे, तब कोई भारी चीज उस पर रिक्शे में जाकर के बैठे, कोई सामान है, तो फिर क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश पड़ेगी। लेकिन जो रिक्शे वाले होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक टाइम के बाद से वो यूनिफॉर्म स्पीड पर आ जाते हैं, कि उनको उतना ज्यादा पैडल, मतलब उतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, देखो मोमेंटम कितना ज्यादा आ गया है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार क्या हो चुका है, रिपीट हो गया है। आई थिंक 10 बार तो हो गया होगा ये अब तक मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी क्या होता है, ये हमारा एमवी होता है। चेंज इन मोमेंटम इज क्या होता है हमारा, एमवी। एम क्या है, हमारा मास है यहाँ पे, वी क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है। तो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। क्या फोर्स पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आधा सही, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत था। बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, दोनों पे ही क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। वेलोसिटी आधा सही है। ये बी और डी ऑप्शन मिला करके क्या बनाया इन लोगों ने, सी ऑप्शन। तो हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अब हम। When an object floats, the upthrust of the liquid on the object is, ये क्या है, हमारा अपथ्रस्ट फोर्स होती है। देखो कोई भी चीज है, उसमें तैरने लग रही है, पानी के अंदर है, वो किसकी वजह से वो ऊपर तैरने लग रही है, जो उसको बायोम फोर्स, जो हमारे अपथ्रस्ट लग रही है, नीचे से फोर्स लग रही है, वही क्या कर रही है, उस चीज को मूव कराने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। क्लियर है आप लोगों को। तो क्या होगा, वो जीरो रहेगी। सेम इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगी, या ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ग्रेटर हो गई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होने लगेगी, वो कुछ भी नहीं होगा। अगर लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेस हो गई तो डूब जाएगा, कहते हैं कोई भी सामान हमारा। तो क्या आएगी, सेम है। तभी अगर सेम रहेगी अपथ्रस्ट फोर्स, तभी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा, तैर पाएगा उसमें, लिक्विड में। क्लियर है वाली बात। तभी वो क्या कर पाएगा, फ्लोट कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस नॉट चेंजिंग इट शेप इवन आफ्टर ब्लैंक वर्क इज डन ऑन इट इज कॉल्ड, क्या है, जो हमारी प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की नॉट चेंजिंग, उसका क्या नहीं चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, इवन आफ्टर ब्लैंक वर्क इज डन। देखो अगर उसके कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लग रही हो, क्या ना लग रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स, या उसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव्स ना मिला रहे हो, प्रिजर्वेंट्स ना कर रहे हो, तो क्या रहेगा, वो वर्क डन। देखते हैं अब क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस नॉट चेंजिंग इट्स शेप इवन आफ्टर, किसकी वजह से, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो उस पर, एक्सटर्नल फोर्स के बावजूद वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज ना करे, और वर्क डन ऑन इट इज कॉल्ड प्रिजर्वेंस। क्या बोलते हैं हम उसको फिर, प्रिजर्वेंस। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। व्हाट वुड यू कॉल एयर प्रेशर, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। आप लोग एटीएम एटीएम करते हुए परेशान भी हो गए होंगे। क्या होता है वो, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है वो, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है, हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान। आप लोग बिल्कुल रूबरू हुआ उसके साथ। इवेपोरेशन, पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर की उसमें लिक्विड से गैसियस फेज में जाकर के उड़ जाता है। डेंसिफिकेशन क्या है, डेंसिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। When the barometric reading suddenly decrease, जब बैरोमेट्रिक जो हमारी रीडिंग है अगर वो सडनली डिक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब वेदर के हिसाब से क्या होता है। अगर बैरोमेट्रिक ट्री हमारी क्या कहते हैं, सडनली डिक्रीज हो जाएंगी, क्या रीडिंग डिक्रीज हो जाती है, उसका मतलब है कि थंडर स्टॉर्म्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं हमारे, थंडर स्टॉर्म। बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, स्टॉर्मी होने वाला है। विल बी वेरी वार्म, वार्म होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। वेरी प्लीजेंट, बहुत अच्छा रहेगा नहीं। वेरी कोल्ड हो जाएगा नहीं। कैसा हो जाएगा हमारा, स्टॉर्मी होगा। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा प्रेशर क्या होता है, जो बैरोमेट्रिक है, ये क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, बैरोमीटर जो किसको मेजर करता है, प्रेशर को मेजर करता है। क्लियर है वाली बात। बार होती थी इसकी यूनिट, याद है आप लोगों को। क्लियर है वाली बात। तो हमारा क्या आएगा, स्ट्रोमी, विल बी वेरी स्ट्रोमी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा।
द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, एक मैं यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन बना रही हूँ यहाँ पे जो क्या है वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल। देखो ये क्या है हमारी यहाँ पे ऐसे करके पीरियोडिक टेबल रहती है, कुछ कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल ये रफली मैं बना रही हूँ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे क्या होता है पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप? 2 ग्रुप होते हैं हमारे, क्लियर है आप लोगों को। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे डी ब्लॉक में ग्रुप्स? 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 3 से लेकर के कहाँ तक होते हैं? ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। बी में कहाँ तक होते हैं? 13 to 18 ग्रुप तक होते हैं। और टोटल कितने ग्रुप होते हैं? ये 6 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 6। नीचे हमारा रखा होता है पीरियोडिक टेबल में, कौन रखा होता है? हमारा एफ ब्लॉक। अगर ये हॉरिजॉन्टल रोज की अगर बात करता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? ऐसे करके अगर हम चल रहे हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? वो पीरियड्स। क्या होते हैं? पीरियड्स। अगर हम ऊपर से नीचे अगर वर्टिकल बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे ग्रुप्स। जो ये क्वेश्चन है नंबर 12 द हॉरिजॉन्टल रोज, तो हमारा आंसर किया जाएगा पीरियड्स जाएगा। अगर इस हॉरिजॉन्टल की जगह पे अगर वो वर्टिकल बोल देता, वर्टिकल कॉलम, तो क्या हो जाता? हमारा आंसर ग्रुप्स जाता। क्या जाता? हमारा आंसर ग्रुप्स जाता। तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ये पूछा है एक्टिनाइट्स और क्या होते हैं लेंथेनाइट्स कहाँ होते हैं। एफ ब्लॉक में आप लोगों ने देखे होंगे ये जो ऊपर वाला है ना, ये 2 बने होते हैं यहाँ पे पीरियड्स, ये ठीक है। ये वाला जो होता है हमारा ऊपर वाला, ये कौन सा होता है? हमारे लेंथेनाइट्स होते हैं। नीचे वाले कौन से होते हैं? हमारे एक्टिनाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? हमारे एक्टिनाइट्स। क्लियर है वाली बात? ये होता है हमारे 6th पीरियड का होता है लेंथेनाइट, और ये 7th पीरियड में कौन होते हैं? हमारे एक्टिनाइट्स होते हैं। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। In the third period of the periodic table, the element with the smallest size, किसका smallest size है? और हमें smallest size बताना है। सबसे पहले हम इनको रखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट को देखो, सबसे पहले क्या है? सोडियम रखा होगा कहीं हमारा, उसके बाद से क्या आता है? हमारा सिलिकॉन आता है, उसके बाद से क्या आता है? क्लोरीन आता है, फिर क्या आता है? हमारा आर्गन आएगा। क्लियर है वाली बात? ये कौन से पीरियड के हैं? ये हमारे हैं 3rd पीरियड के हैं। मुझे कैसे पता? मैंने अभी देखा है लीना। ये होता है हमारा 1st पीरियड का, ये 2nd पीरियड का, ये किसका है? 3rd पीरियड का है। ये भी हमारा 3rd पीरियड का, ये भी 3rd पीरियड का, ये भी क्या है? पीरियोडिक टेबल में 3rd पीरियड का है। अब इसने साइज की बात की है। देखो साइज क्या होता है हमारा, जैसे जैसे हम पीरियड में चलेंगे हमारे पास 2 चीजें हैं, या तो हमें पीरियड्स में चलना पड़ेगा या फिर हम किस में चलते हैं? ग्रुप्स में चलते हैं। किस में चलते हैं? ग्रुप्स में। अगर हम पीरियड्स में चलते हैं तो ये कैसी होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? ये डिक्रीज होती है। अगर हम ग्रुप्स में चलते हैं तो ये क्या होती है? इंक्रीज होती है। ग्रुप्स में हम कैसे चलते हैं? टॉप से कहाँ चलेंगे? टॉप टू बॉटम। टॉप से कहाँ चलते हैं? बॉटम। तो क्या होती है? ये इंक्रीज होती है। वहीं पीरियड में हम कैसे चलते हैं? लेफ्ट टू राइट चलते हैं। कैसे चलते हैं हम? लेफ्ट टू राइट। क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात? आया समझ में? तो आप बताओ, अगर मेरे को पीरियड में चलना है साइज के लिए तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा साइज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा इसमें? सी जाएगा, ऑप्शन जो किया है आर्गन है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। ब्लैंक इज दी ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। देखो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगर नॉन मेटल पूछा गया है, क्या पूछा गया है? नॉन मेटल, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ब्रोमीन। आंख बंद करके आप लोग सीधा आंसर करोगे क्या? ब्रोमीन। अगर वहीं अगर मेटल पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? मेटल, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? मरकरी। क्या जाएगा? मरकरी। मरकरी को हम किससे डिनोट करते हैं? Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। और ब्रोमीन का क्या होता है? Br होता है। क्या होता है? Br। क्लियर है? नॉन मेटल पूछेगा तो क्या जाएगा आंसर? ब्रोमीन जाएगा। अगर मेटल पूछ लेगा जो लिक्विड स्टेट में होता है तो मरकरी। आप लोगों ने देखा होगा थर्मोमीटर होता है, उसमें वो रीडिंग बताता है टेम्परेचर का। पुराने टाइम पे वही थर्मोमीटर्स क्या होते थे? यूज होते थे बॉडी टेम्परेचर को बताने के लिए। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, बोरॉन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है। क्लोरीन किसका है हमारा? ये हेलोजन वाली उससे फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली? हेलोजन है। और ये जो बोरॉन है ये क्या है हमारा? पी ब्लॉक का पहला ही एलिमेंट है ये, जो हमारा पहले में आता है। क्लियर है वाली बात? चलिए 13th ग्रुप का है बोरॉन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, वैसे भी करा देते हैं दोबारा से। क्या है ये? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। देखो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स बताई हैं, क्या आप लोगों ने देख ली थी वो वीडियो? प्लीज जाओ और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की वो वीडियो देख करके आओ। उसके अंदर सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। आप मानोगे नहीं, आपको यकीन नहीं होगा कि आपको सारा कुछ उसी में मिल जाएगा। वहां से आपके जो पेपर, क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा, आपका गलत हो ही नहीं सकता है वहां से। और 3-4 क्वेश्चन वैसे आते ही आते हैं हर साल।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये क्या है हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और क्या है यहाँ पे आयोडीन दिया हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये क्या होते हैं हमारे हेलोजन होते हैं। कौन सी फैमिली है ये, हेलोजन है। इसकी ट्रिक मैंने याद करने की बताई हुई है उसी में। और ये कौन सा ग्रुप है, ये 17th ग्रुप होते हैं। तो क्या इनर्ट गैसेज है, नहीं इनर्ट गैसेज नहीं है। इनर्ट गैसेज कहां पर होती है हमारी, कहाँ होती है हमारी इनर्ट गैसेज, लास्ट वाले में होते हैं। जो हमारा कौन सा पीरियड होता है, 18th ग्रुप होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, हेलोजन। क्या ये कीटोन है, कीटोन क्या है, एक वन फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करते हैं हम यूज करते हैं, वन आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद से क्या है ये एल्केन। एल्केन का मतलब क्या है, किसी भी चीज में क्या बन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहे हो, सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, वो क्या होता है हमारा एल्केन। चलो एल्केन आया है तो एक चीज और बता देती हूँ। एक हमारे पास होता है क्या, एल्केन होता है, एक होता है हमारे पास एल्कीन, और एक क्या होता है एल्काइंस होते हैं। क्या होता है हमारे पास, एल्काइंस। देखो जो एल्कीन होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है। एल्कीन्स में कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। कैसा बॉन्ड आएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात, एल्केन एल्कीन और क्या है हमारा, एल्काइंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मोर रेडियली। सबसे ज्यादा अच्छे से कौन बनाएगा, क्या वो हमारा सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, या मैग्नीशियम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ना भी आता तो भी आप लोग इसको हिट कर सकते थे। कैसे, कैल्शियम मैग्नीशियम तो एक ही उससे आ रहे हैं तो हटा ही देते हैं, क्योंकि ये कौन से हैं, ये एल्कालाइन अर्थ मेटल है। कौन से मेटल्स हैं ये, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास बचेंगे दो ऑप्शन बचेंगे। सोडियम एल्कली मेटल है, ये कौन से हमारे, एल्कली है। जिंक कहाँ से आ रहा है हमारा, ये डी ब्लॉक का है एलिमेंट। ठीक है, ये डी ब्लॉक का है, कौन से उस ग्रुप में बैठा हुआ है ये हमारा, ये लास्ट ग्रुप 12th ग्रुप में बैठा हुआ है। ये हमारा जिन्ना कनाडा होगा, Zn, Cd और Hg, ये रहा हमारा क्या, जिंक। अब इसमें पूछा है कौन सा ऐसा मेटल है जो फॉर्म करेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन मोर रेडियली। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे जिंक के क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, पूरा भरा हुआ है अच्छे से। और जो सोडियम है उसमें क्या होता है हमारे पास, 1s होता है। क्या होता है, 1s, S1 होता है। इसमें क्या होता है, S1 होता है। आगे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3, क्योंकि थर्ड पीरियड में अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कर लेता है, अच्छे से फॉर्म कर लेता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या चले जाएगा, ए चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनमें से कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था क्या है ट्रिक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है एल्कलाइन अर्थ मेटल, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम। क्या है हमारा वो, सोडियम। सोडियम क्या है हमारा, एल्कली है। क्या ये हमारा एल्कली मेटल है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, डी। बाकी क्या आप लोग, बैरियम को मैंने Ba लिखा है, ये क्या होता है हमारा, Mg होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following option is correct for two elements having similar chemical properties? Similar chemical properties तो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, आपको फुली आप लोगों ने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पीरियोडिक टेबल वीडियो वो प्लीज देख लेना आप लोग। देखो मैं बताती हूँ क्या है। जैसे कि क्या ये हमारे पीरियोडिक टेबल है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एस ब्लॉक का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा है HIL लिथियम है, सोडियम है, लीना के रब से फरियाद, RB और फिर क्या सीजियम है, फिर यहाँ पे क्या है फ्रेंशियम है। यहाँ पे क्या है आप लोगों को याद रखना है, पूरे में क्या आएगा, S1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। बस यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है पीरियड के हिसाब से, जैसे फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, ये किसमें, सेवंथ पीरियड में। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, 1s1 हो जाएगा, लिथियम का क्या हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, सोडियम का क्या हो जाएगा, 3s1 आएगा, और पोटेशियम का क्या आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा, रुबेडियम का क्या आएगा, 5s1 आ जाएगा, सीजियम का क्या आएगा, 6s1 आ जाएगा, फ्रेंशियम कितना आएगा, 7s1 आ जाएगा। इस हिसाब से आप लोगों को दिख रहा है कि जितने इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल क्या है, सेम है, सभी में ऐसे सेम होते हैं। यही चीज मैंने वहां पे पीरियोडिक टेबल में भी बताई है आप लोगों को, आप देख लेना एक बार। तो इनमें क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो ही इनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के लिए हैविंग जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। क्या लिथियम और सोडियम की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जी हाँ होंगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लास्ट में इनके आउटर में कितना आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है। अगर मैं बोलती हूँ क्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर, क्या बोलती हूँ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी,
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होता है हमारा S2, क्या होगा यहाँ पे S2, सेम यहाँ पर होना है 2S2 हो जाएगा, 3S2 हो जाएगा, 4S2 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 5S2 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 6S2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 7S2। बताओ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में क्या सिमिलर हो रहा है या नहीं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट इन द एलिमेंट्स, द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट विल बी सेम, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में प्लेसिंग बताई गई है एलिमेंट्स की, जो अभी जो डिस्कवर हुए हैं, अब जो नई पीरियोडिक टेबल में नए नए एलिमेंट्स आए लास्ट में, उनके लिए आपने देखा होगा पहले से ही जगह खाली थी। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है सारा कुछ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही चलता है। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं अब हम। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है हमारे न्यूक्लियर चार्ज पे, क्या करती है, डिपेंड करती है। क्लियर है वाली बात आपको, चलिए आगे चलते हैं अब। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो जब जब एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है। आप लोग बोल रहे हो एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, हमने जूल में देखा है या नहीं देखा है, देखा है। हम केमिस्ट्री में आए तो यहाँ पे मोल वगैरह की बात होगी। क्लियर है वाली बात, थोड़ा इतना हिंट लग चुका है, चलिए अब देखते हैं हम। क्या किलोजूल पर मीटर होगी, यहाँ पे मीटर की बात होगी क्या एलिमेंट में, इनमें बहुत छोटी यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ पे छोड़ ही दो, तो ये तो बिल्कुल ही बकवास कर रहा है। क्या न्यूटन आएगा, फोर्स की बात होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या खाली जूल एग्जिस्ट करेगा, जूल भी नहीं लगेगा, पहले ही आयंस लग रहे हैं, आयोनाइजेशन आयंस की तरह हो रहे हैं। हम मोल वगैरह की बात करते तो हमारे पास बचेगा ऑप्शन क्या, किलो जूल पर मोल, हमारे पास ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा, सी चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। When an electron is added to its neutral gaseous atom, में अगर हम ऐड करते हैं तो वो किस में जाएगा, क्या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जो क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए आगे चलते हैं। कार्टिलेज टिश्यू इज एब्सेंट, देखो कार्टिलेज टिश्यू एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो कार्टिलेज जो हमारा होता है वो कैसा होता है, तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि हमारा क्या है, इसमें नॉट पूछा है इसने कि कौन सा नहीं है, एब्सेंट है किसमें, किडनी में हमारे में नहीं होता, यहाँ पे होता है हमारे क्या, एपिथेलियम मिलता है हमें, कौन सा एपिथेलियम मिलेगा, क्यूबॉइडल, कौन सा मिलता है क्यूबॉइडल। नोज में हमारा मिलता है हमें हाइलिन कार्टिलेज, कौन सा मिलता है हमें, हाइलिन कार्टिलेज मिलता है। वहीं ईयर में कैसा मिलता है, इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है, कौन सा मिलता है, इलास्टिक। आप लोग देखो ईयर काफी ज्यादा क्या होता है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी है इसके अंदर, तभी तो खिंच जाता है ना काफी, तो ये क्या है, ये इलास्टिक हो गया। लैरिंग्स में कौन सा है, लैरिंग्स होते हैं हमारे थायराइड कार्टिलेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड्स रखी हुई है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होते हैं हमारे, साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं ये बॉक्स हमारे, ठीक है। क्लियर है वाली बात, तो इसका आंसर क्या चले जाएगा, ए किडनी चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, कोई एडवांटेज है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का एज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। नो, पहला क्या है हमारे पास, नो ऑल नेफ्रॉन्स आर नॉट लॉन्ग, सम आर शॉर्ट एंड अदर आर लॉन्ग बट ऑल आर फंक्शनल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नो ऑल द नो द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैज नो एडवांटेज बिकॉज फिल्ट्रेशन अकर एट द कप शेप एंड, ऐसा भी कुछ नहीं है। Yes, the long tube gives time and space for reabsorption of excess water from the initial filtrate, ये ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। Yes, the long tube cannot be coiled and packed at high density to give firmness to kidney, छोड़ो ये वाली बात। देखो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन हमारा कैसा दिखता है, यहाँ पे हमारा बाउमैन कैप्सूल होता है, क्लियर है वाली बात। यहाँ से हमारी निकल के जाती है पीसीटी, पीसीटी से जाती है हमारी ये क्या है, लूप ऑफ हैनले जाता है, लूप ऑफ हैनले के बाद से जाती है हमारी डीसीटी, लास्ट में क्या आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट आती है। ये इतना ज्यादा स्पेस इसलिए क्रिएट कर रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, जो भी इसको सोडियम वगैरह क्या करना है, उसको पानी का क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन करना है। जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वो सारा कुछ क्या करना है, उसको रीअब्जॉर्प्शन करना है। अच्छी अच्छी चीजों को हमारी बॉडी क्या करने की कोशिश करेगा, किडनी कोशिश करेगा कि मैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लूँ। और जैसे कि यूरिन है, हम लोग विंटर में क्या जाते हैं, यूरिन ज्यादा जाते हैं, यूरिनेट क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि पसीना आता नहीं है, तो पसीना नहीं आएगा तो फिर वो सारा का सारा कहाँ जाना पड़ेगा, यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या निकलने वाला है, कचरा, मतलब जो बेकार है। हमने कोई नमकीनी चीज खा ली या फिर ज्यादा हमने ऑयली चीज खा लेती है तो हमारी बॉडी को ज्यादा प्यास लगती है, होता है या नहीं होता है। हम ज्यादा सॉल्ट खा लेते हैं, जितना हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है सॉल्ट, उतना उससे कहीं ज्यादा हम सॉल्ट खा लेते हैं, चिप्स के पैकेट खा लिए, कभी
कुछ समोसा वगैरह खा लिए, कुछ ऐसा खा लिया, उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा नमक होता है, खट्टापन होता है, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इसीलिए वो क्या करती है उनको रीअब्जॉर्ब कराती है। जो हमारा यूरिन है, यूरिन कहाँ पे बन रहा होता है, हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है इसी में हमारा लास्ट में बन रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कलेक्टिंग में एक ही चीज का काम होता है, वो है हमारे पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? तो इसीलिए जितना लॉन्ग इसीलिए बनाई गई है कि उसको टाइम मिल जाए और स्पेस मिल जाए, किस लिए? इस चीज के लिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। पहले क्या करती है ना, जितना भी कूड़ा कचरा है ना, किडनी पता है सबसे पहले क्या करती है, जितना भी कूड़ा कचरा है, अच्छी चीजें बुरी चीजें, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कैसे करके। जिन लोगों को पेंटिंग पसंद है करना, या फिर जिन लोगों को बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद है, जो लोगों को होगा, या फिर कुछ लोगों को होगा पेन पेंसिल का शौक होता है कुछ को, या फिर किसी को शूज का पसंद होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कि पेंटिंग के अगर हम केस में लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, ढेर सारे कलर है, हर तरह का कलर है हमारे पास ऐसे कलर भी हैं जो सूख गए हैं, काम के नहीं है वो, हम क्या सोचते हैं ये थोड़ा बहुत ऐसा है, मेरे काम का नहीं, किसी और को दे देता हूँ। मेरे पास सामान इतना सारा था, मैंने अपने पास बचाया सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, मतलब 4-5 कलर बचे, मैंने सारा का सारा निकल गया उसी में कि किसी और को देना है। फिर मेरे मन में क्या आता है कि नहीं यार ये तो मेरे हैं, कैसे दे सकती हूँ, फिर मैं उनमें से कितने कलर निकालूंगी, 4 या 5 देने के लिए निकालूंगी सिर्फ और सिर्फ, मेरे को देना था किसी को, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे कलर हैं, ये पूरा बॉक्स है, मैंने सोचा इसमें से देने हैं, किसी और को निकाल देती हूँ, क्योंकि ज्यादातर इनमें से खराब हो गए हैं, मेरे काम के नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन फिर मैंने इनमें से पूरे में से कितना निकाल दिया, पूरा इतना निकाल दिया, बस थोड़ा सा रखा, इतना सा हिस्सा रहा मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, तब किसी और को, बच्चे को देने की बारी आई, मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, इतना तो मैंने अपने पास रख लिया और इतना किसी और को दे दिया। सेम हमारी किडनी करती है, पहले क्या करती है, जितनी भी चीजें हैं कूड़ा कचरा समझ के सभी को बाहर फेंक देती है, फिर से दोबारा से क्या कराती है, रीअब्जॉर्प्शन कराती है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following method is not utilized by plant to eliminate waste? कौन सा मेथड है जो प्लांट यूज नहीं करते? शायद ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन सेल वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स होते हैं इसलिए जिससे कि वो अपने वेस्ट को रख सकें। 95% होता है प्लांट्स में वैक्यूल्स का, ठीक है, एरिया जो होता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द सॉइल करता है, वो एक्सक्रीशन करता है, सॉइल में ही फेंक देता है जो भी उसका होगा। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बाय फॉलिंग लीव्स, लीव्स को ही गिरा देता है, सही बात है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बाय स्वेटिंग, अगर पेड़ को स्वेटिंग होने लगी, वो स्वेटिंग नहीं होती है, वो क्या होती है, उनको ट्रांसपीरेशन होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, डी चला जाएगा। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच टिश्यू फॉर्म्स दी वॉल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, की वॉल कौन सा हमारा टिश्यू फॉर्म करता है? क्या वो कनेक्टिव टिश्यू है? देखो कनेक्टिव टिश्यू किस चीज में मदद करेगा, किसी कनेक्शन वगैरह में, जैसे कि ब्लड हो गया हमारा, कार्टिलेज हो गया, वो हमारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आएंगी, नर्वस टिश्यूज में हमारे क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। और मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, वो है हमारा क्यूबॉइडल। कौन सा है वो, हमारा क्यूबॉइडल। चलिए आगे चलते हैं अब हम देखो यहाँ पे डायलिसिस की बात आई है, पहले हम डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन पर जाएंगे। देखो डायलिसिस में होता क्या है, पेशेंट है, पेशेंट में हुआ क्या, जो उसकी किडनी है ना, वो उसने काम करना छोड़ दिया है। किडनी का काम क्या है, जो भी हमारे अंदर कचरा बन रहा है, हमने खाया पिया और नमक ज्यादा है हमारी बॉडी में, उस सबको क्या करती है, बाहर फेंकती है। पानी ज्यादा हो जाए, हमने ज्यादा जोश जोश में क्या कर लिया, पानी पी लिया, उसको भी वो क्या करती है, बाहर फेंकने का क्या करती है, काम करती है। क्लियर है? नॉर्मल इंसान की किडनी होगी वो ये सारा काम करती है, लेकिन पेशेंट में क्या हो रहा है, वो बॉडी है जो जो हमारे में क्या कहते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, अब उसको निकाल ही नहीं पा रही है, अब निकाल ही नहीं पा रही है, इसीलिए हमें क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले जो उसकी बॉडी होती है उसको आर्टरी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, आर्टरी जाती है, आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा होता है, तो फिर उसको डायलिसर जो होता है हमारा एक ट्यूब जैसा होता है, उसमें डाला जाता है। बता देती हूँ कैसे करके, जैसे कि ये क्या है, ये डायलिसर है, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमारे ब्लड में, सेम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा सारा कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या नहीं होंगे, डायलिसर में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, कोई भी चीज है हाई कंसेंट्रेशन से किधर फ्लो करना पसंद करती है, वो लो कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। कहने का मतलब है हमारी बॉडी में क्या है, वेस्ट मटेरियल क्या है, ज्यादा है हमारे ब्लड में, तो वो किसके साथ डिफ्यूज करेगा, इस डायलिसर के साथ करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ से कहाँ मूव करने लगेगा, हमारे ब्लड से सारा कुछ इसके अंदर मूव करने लगेगा। तो ऐसे करके जो हमारा ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। डायलिसिस इज द प्रोसीजर डन टू रिमूव दी वेस्ट प्रोडक्ट, टू रिमूव करने के लिए
फ्रॉम द ब्लड व्हेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी अफेक्टेड। जब हमारी नॉर्मल क्या फंक्शनिंग है किडनी की वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। द स्टेप्स ऑफ डायलिसिस आर गिवन बिलो बट नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं। विच ऑप्शन शोज द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा है इनमें से। लाइन टू वेन है। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, मैंने आप लोगों को बताया आर्टरी। आर्टरी में हमारा कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है वाली बात। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लाइन फ्रॉम आर्टरी आएगा। तो लाइन हो गया, तो पेशेंट ब्लड पास हुआ टैंक विद अ डायलिसिंग फ्लूइड में, क्या करेगा, जाएगा ब्लड। उसके बाद से क्या करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू अ डायलिसिंग फ्लूइड। ये जो हमारा ब्लड था उससे किस में जा रहा था, इस डायलिसिंग फ्लूइड में जा रहा था, क्लियर है वाली बात। उसके बाद से क्या करेगा, हमारा डायलिसिंग फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज एक्सेप्ट दी वेस्ट होगा, फिर उसको हम अपने किस में भेज देंगे, वेन में भेज देंगे। और लास्ट क्या है, बस बता रहे हैं नॉलेज के लिए, डायलिसिंग फ्लूइड का क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो हमारे ब्लड में होता है एक्सेप्ट दी वेस्ट। वेस्ट का क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अलग रहेगा। मैंने बताया वेस्ट हमारे अंदर हाई है तो वहां पे क्या हो रहा है, वो कैसा जाएगा, वो हाई टू लो जाना क्या करेगा, पसंद करेगा, क्लियर है ये वाली बात। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा आएगा सी आएगा, लाइन फ्रॉम आर्टरी जाएगा, तो पेशेंट की ब्लड में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्लियर है। जैसे ही पेशेंट में जाएगा वैसे ही क्या होगा, डायलिसिंग फ्लूइड का क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसके अलावा, हमारे ब्लड के अलावा। फिर वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे चले जाएगा, ब्लड से कहाँ पे पास किया है, डायलिसिंग यूनिट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाएगा, बी चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कनेक्ट द यूरिनरी ब्लडर एंड द किडनी। देखो ये वाली बात हमारी पिछली क्लास में हो गई थी। ये क्या है, हमारी किडनी है, क्या है ये, हमारी दो किडनी होती है। यहाँ से निकले हुए हैं हमारे क्या, यूरेटर निकले हुए हैं, क्या निकले हुए हैं, यूरेटर। यहाँ पे क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लडर है, और लास्ट में क्या है, ये हमारा यूरेथ्रा है। ये क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लडर। ये क्या है, हमारी किडनी है, और ये क्या होते हैं, हमारे दो यूरेटर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, यूरेटर चला जाएगा। क्या चले जाएगा हमारा आंसर, यूरेटर। क्लियर है। नेफ्रॉन्स क्या है, यूनिट है किस चीज की, हमारी किडनी की है। यूरेथ्रा आप लोगों ने देख लिया। ट्यूब्यूल्स क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज और आर नॉट रीअब्सॉर्ब बाय किडनी। किडनी से क्या नहीं होते हैं, रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। क्या वो ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज ही है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, जो भी इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता ही होता है। अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रेटिनाइन क्या होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। जब मस्कुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये तो वेस्ट है। और क्या, सॉल्ट्स। तो हमारा क्या आएगा, बी ऑप्शन है, जो क्या है वो सॉल्ट्स पे मैंने इसलिए टिक नहीं लगाया है क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, क्लियर है। जब एक्सेस हो जाता है तो किडनी क्या करती है, उसको बाहर फेंक देती है, जितना उसको जरूरत है उतना वो अपने पास रखती है, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। The following figure shows a human nephron. Which part is the collecting duct? इनमें से collecting duct कौन सी, क्या रीजन ए है, सी है, डी है या फिर बी है। देखो क्या पूछा है इसने, कलेक्टिंग डक्ट। ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है। जो ये बी पोर्शन है ये क्या है, हमारा बाउमेन कैप्सूल है। क्या है, ये बाउमेन कैप्सूल, छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, हमारा पीसीटी है। ये पूरी जो नीचे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, ये क्या होती है, हमारी लूप ऑफ हेनले होती है। क्या होती है, लूप ऑफ हेनले। ये जो थोड़ा सा रीजन बचा है ये क्या होती है, हमारी डीसीटी होती है, क्लियर है, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। और ये क्या होती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। और ये लास्ट में जो जा रहा है ये क्या है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर उल्टा दिया है, वैसे होता है ऐसे है कुछ। क्लियर है वाली बात। ये वोमेन कैप्सूल, पीसीडी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, क्या लास्ट में, कलेक्टिंग डक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। Given below is the diagram of a nephron. Select the option with the correct labeling for A, B, C and D के लिए क्या करनी है, हमें करेक्ट लेबलिंग करनी है। सबसे पहले पूछा गया है ये क्या है, हमारी क्या है, ये हमारा रीनल आर्टरी है। क्या है, ये आर्टरी। आप लोगों को पता है क्या है, ये रीनल आर्टरी। जो भी ब्लड का सारा कुछ आने वाला है कहाँ से आने वाला है, हार्ट से आने वाला है। तो रीनल वर्ड आया है किसकी वजह से, किडनी की वजह से आया है कि रीनल है, ठीक है। और आर्टरी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से आया, ठीक है। जो ये बी है, ये जो हमारा ये अंदर का है पूरा मामला, ये क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है, ग्लोमेरुलस। नीचे जो एक कप जैसे स्ट्रक्चर बन रही है ये क्या होता है, हमारा बाउमेन कैप्सूल होता है। क्या होता है, ये हमारा बाउमेन कैप्सूल होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, उसके बाद से पीसीटी वगैरह, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद से इसने बोला हुआ है क्या, डी वाला है, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, जो यहाँ पे ये उलझन सी पड़ रही है उसके बारे में पूछा है। ये क्या होती है, हमारी वेन्स होती है। क्या होती है, हमारी
वेन्स होती हैं। क्लियर है? ये लास्ट में जो ट्यूब बनाई हुई है क्या है हमारी? कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है ये? कलेक्टिंग डक्ट है। तो देखते हैं ऑप्शन, सबसे पहले ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी सही है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्रांच ऑफ रीनल वेन गलत, और इसमें क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल वेन। तो हमारे पास दो ऑप्शन कट हो गए हैं। हमें यहाँ से देखना है बी वाला हमारा क्या वोमेन कैप्सूल है? नहीं है, हमारा क्या है वो ग्लोमेरुलस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाएगा? बी ऑप्शन सही चले जाएगा। सी वोमेन कैप्सूल है, बिल्कुल सही बात है। और डी क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल वेन है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। The process of removal of nitrogenous waste using artificial kidney is called, artificial kidney किसको बोला है? जो हम डायलिसिस कराते हैं उसी को क्या बोला है इसने? artificial kidney बोला है। तो क्या है वो हमारा हीमोडायलिसिस होता है। हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड, क्या? डायलिसिस। क्लियर है वाली बात? राइनोप्लास्टी है, राइनो वायरस होता है। क्या होता है? राइनो वायरस होता है जो हमारे नोज वगैरह को मतलब कोल्ड हो जाता है, तो इसीलिए राइनोप्लास्टी का मतलब है जो नोज की क्या होती है हमारी प्लास्टिक होती है, नोज में कोई भी करेक्शन वगैरह कराना है वो सारा कुछ। ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन आप लोगों को पता है, कोई भी ऑर्गन वगैरह का हमें ट्रांसप्लांट कराना है। एंजियोग्राफी वगैरह, ब्लड वेसल एक एक्सरे की तरह ही होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स की होती है। किसी को हार्ट अटैक वगैरह आया हो तो आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर बोलता है एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे किस ब्लड वेसल में कितना डिफेक्ट है, क्या है, कैसे है, कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं है हार्ट में कहीं। तो वही क्या होती है हमारी एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राम। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक का था। होपफुली आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप लोग हमारे से ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।